Hello and welcome to Dialogue at Nation Next. I'm Radhika Dhawar and today I'm in conversation with the Union Minister, Mr. Ramdas Athavale. Mr. Athavale in the past has grabbed headlines because of his unique slogans on coronavirus saying "Go Karuna Go." This time he is in the news because he made an appeal to the NCP chief, Mr. Sharad Pawar, to consider joining the NDA. And he's also said that if he joins the NDA, he might get a big post in the future. आठवले जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बोलिए बोलिए सर आप बताइए कि आप शरद पवार जी से ये जो आपने अपील की है ये क्यों की है? नहीं, ऐसा है कि देश के भले के लिए, देश के विकास के लिए एक मेरा व्यक्तिगत मत है। क्या करने का है वो पवार साहब पर डिपेंड है। तो मैंने बोला कि जिस तरह देश की प्रगति करनी है, किसानों की समस्या हल करनी है, दलित है, आदिवासी है, खेत मजदूर है, कामगार है, या सभी वर्गों का हित अगर करना है तो आज नरेंद्र मोदी जी बहुत सोच सोच कर निर्णय ले रहे हैं। चाहे इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरह के किसान का बिल जो है, 3 बिल है, तो ये तीनों बिल मतलब लोकसभा राज्यसभा में पारित हुई है और अभी राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर करके वो बिल का कानून बन गया है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई पवार साहब अगर आते हैं, अगर राजनीति में, मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, लेकिन जब वक्त ऐसा आ गया कि मुझे भाजपा और शिवसेना के साथ आना पड़ा और मेरे निर्णय का बहुत सारे लोगों ने स्वागत भी किया था, देश भर के लोगों ने। तो इसीलिए वो मुझे लगता है कि मैंने अपील की है। मैं पवार साहब हमारे अच्छे मित्र भी है, उनके कारण मैं महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में 5 साल था। समाज कल्याण डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम डिपार्टमेंट हो, प्रोविजन प्रोपोगंडा डिपार्टमेंट हो, ऐसे डिपार्टमेंट मैंने संभाले हैं। जब मैं स्टूडेंट था तब डायरेक्ट मैं मंत्री बन गया था। तो इसी तरह मतलब इसीलिए मैंने अपील की है कि भाई ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी को, आरपीआई को तो धोखा देकर उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ अपने संबंध रखे और उनके उनको साथ में लेकर सरकार बनाई है। तो इसीलिए मतलब हमारा कहना यह है कि मैंने ये भी बोला था कि जिस तरह संजय राउत जी देवेंद्र फडणवीस जी को जाकर मिले, 2 घंटा उधर थे, क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर शिवसेना भी अगर बाद में बीजेपी के साथ आना चाहती है या आती है तो भी अच्छा होगा। फिर बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई मिलकर तो सरकार बना सकते हैं। कुछ दिन के लिए उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री रह सकते हैं और बाद में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे 3 साढ़े 3 साल। तो इसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइजिंग फार्मूला हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, शिवसेना बैक टू पवेलियन के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दूसरा पर्याय भी है कि अगर पवार साहब इंडिया के साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया और भी मजबूत होगी। जिस तरह अभी हमारे अकाली दल हमसे निकल गया है, शिवसेना हमारे से निकल गई है, तो और भी मतलब पवार साहब एक हमारे पास पर्याय इंडिया में आने के लिए, जगन मोहन रेड्डी का भी पर्याय है और बीजू जनता दल का भी पर्याय है। तो ऐसी जो पार्टियां हैं वो भी मतलब एनडीए में आ सकती है और आज भी वो एनडीए को सपोर्ट कर रही है। जो जब राज्यसभा में, लोकसभा में जब बिल पास होते हैं तो उसमें ये पार्टियां जो है, ये पार्टियां पूरे ताकत से मतलब सरकार का सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मतलब इंडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो मैंने पवार साहब का भी निर्णय क्या लेना है उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैंने प्यार से बोला था, मैंने मित्र के नाते पर बोला था। इसमें कोई उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करने की मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। पवार साहब का मैं आदर करता हूँ, आज मैं उनके साथ जरूर नहीं हूँ, लेकिन कई साल तक मैं राजनीति में उनके साथ रहा हूँ और 3 बार मैं लोकसभा का मेंबर रहा हूँ। उसमें पवार साहब ने मुझे चुनकर लाया है, कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस मुझे चुनकर लाया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पवार साहब के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। उनको कुछ ऐसा उलट सुलट बात करने के बारे में ऐसी कोई मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। तो मैंने मेरे दिल से ऐसा बोला था कि ऐसा अगर हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा। फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी, एनसीपी और आरपीआई की सरकार बन सकती है। दिल्ली में भी पवार साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसा निर्णय, राजनीति में ऐसे निर्णय होते हैं। जिस तरह पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कांग्रेस का बहुत बड़ा विरोध भी किया था, लेकिन बाद में सोनिया गांधी, पवार साहब एक साथ आए ही,
इसी तरह मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है ये बाबा साहब के संविधान को आगे ले जाने की नीति है, संविधान बदलने की बिल्कुल उनकी नीति तो नहीं है। इसलिए मैंने बोला था राधिका जी। फार्म बिल्स के बारे में आपने कहा है कि असली जो किसान है वो आपके साथ है और कांग्रेस जो है वो एक्चुअली भड़काने का काम कर रही है, बट वो फार्म बिल को सपोर्ट करते हैं। बट इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं पूरे देश भर में, या कुछ राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, ऐसे राज्यों में ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मेरा मत ये है कि भाई ये बिल इतना अच्छा है कि कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कानून लाने का उनमें मतलब आश्वासन दे दिया है। और अभी मतलब वो सत्ता के बाहर है तो फिर सरकार ने जो बिल लाया उसका विरोध कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। और उसमें सभी किसान नहीं है, जो उनके पार्टी के किसान हैं तो पार्टी के लोग जो पार्टी बोलते हैं वो करते हैं, तो इसीलिए उनके पार्टी के जो किसान है वही विरोध कर रहे हैं। बाकी के सभी किसान जो है, सभी किसान विरोध में नहीं है। और कुछ दिनों के बाद सबके ध्यान में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने लाया हुआ ये जो कानून है, ये कानून किसानों के हित का है। और क्यों नरेंद्र मोदी जी किसानों को भड़काएंगे, क्योंकि किसानों के विरोध में जाएंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ जा सकते हैं। जिस किसानों ने उनको 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो वो किसान के विरोध में कैसा जा सकते हैं? किसान तो मतलब किसान है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमारा देश का मजबूत है कि वो किसान है। तो एक किसान हमारे देश का मजबूत है, वो अगर कष्ट नहीं करेगा तो हम नहीं क्या खाएंगे हम पीने। तो इसीलिए किसानों पर हमारा बहुत बड़ी श्रद्धा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ आंदोलन हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके समझ में आ जाएगा। किसानों की आमदनी दुप्पट होने के बारे में ये बिल पास हुआ है। और वो किसानों को अपने बच्चों की शिक्षा है, दवा पानी है, शादियां है, तो ये सब करने के लिए पैसा चाहिए। आज के किसान ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। वो किसान बहुत बड़े जमींदार है, लेकिन बहुत सारे किसान जो 50-60% जो कि किसान है, वो किसान मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड ही है। तो ऐसे लोगों को मदद करने की भूमिका हमारी सरकार की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल बहुत अच्छा बिल है। और ये बिल ने, लेकिन ये बिल का फायदा उठाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये बिल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे किसानों के लिए है। और अगर इसमें कोई सुझाव लाना चाहते हैं तो बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन चालू होगा, तब जो विंटर सेशन चालू होगा, तब उसमें ये लोग अपना जो अमेंडमेंट ला सकते हैं। मतलब अभी नहीं ला सकते हैं, लेकिन कुछ सुझाव ला सकते हैं। उसमें सरकार उसका विचार भी कर सकती है। लेकिन आंदोलन करके किसानों को भड़का करके क्या फायदा है? तो शांति रहनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसानों ने शांति रखनी चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है राधिका जी। जीडीपी जो अभी हमने देखा है कि ऑल टाइम लो है जीडीपी। पिछले साल आपने कहा था कि जब 5% ग्रोथ हुई थी तो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या हुआ है? इतनी लो जीडीपी जो हुई है उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, तो मतलब आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना महामारी अपने देश में आई, और 22 मार्च को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में जनता कर्फ्यू लागू किया था। उसमें करोड़ों लोग सम्मिलित हुए थे, ताली बजाकर और बर्तन बजाकर कोरोना को कोरोना ने यहाँ से जाना चाहिए ये इशारा दे दिया था। लेकिन ठीक बात है, वो तो एक लोगों को जागरूक करने की एक भूमिका थी। उसके बाद हमारा अधिवेशन 23 तारीख को था, 23 मार्च को। तो 23 मार्च को ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अधिवेशन को सैनिटाइज किया और कोरोना का सामना करने के लिए लॉकडाउन की भूमिका अनाउंस की 14 अप्रैल तक। और इसीलिए मतलब फिर बार बार लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा और काम धंधे पूरे बंद थे। कोरोना का मतलब पूरे मुंबई में लोकल पूरी बंद थी, ट्रेन पूरी बंद थी, गाड़ियां बंद थी, किसी को बाहर आने का मौका नहीं था। तो इसीलिए मतलब कोई उद्योग धंधे ये पूरे बंद थे, मॉल बंद थे, होटल बंद थे, सभी शॉप बंद थे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए जीडीपी डाउन हो चुका है अभी। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की भूमिका रखी है। और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से अपने लोगों को 20 लाख करोड़ रुपया देकर, मतलब जो कुटीर उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनके लिए मतलब बहुत सारा पैकेज दे दिया है 20 लाख करोड़ का।
तो जो भी कर सकते वो किया है, लेकिन अभी इकोनॉमी पूरा धंधा ही बंद है, पूरे कारखाने बंद है, तो कैसे जीडीपी ऊपर आएगी। तो जीडीपी आज डाउन हो चुकी है, हम जानते हैं, लेकिन इसीलिए अभी लॉकडाउन थोड़ा सा स्लो किया है, लॉकडाउन अभी शिथिल किया है, लोग थोड़े थोड़े काम पे जा रहे हैं, ग्रामीण इलाके में खेती के काम चल रहे हैं, तो उसी तरह लोगों को थोड़ी थोड़ी मजदूरी में मिल रही है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि भाई जीडीपी इतनी डाउन हो चुकी है, तो इसके कारण वो अभी 6-7 महीने से पूरा व्यवहार बंद है, इसीलिए जीडीपी डाउन हुई है। लेकिन कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना जब यहाँ से चला जाएगा तो मुझे लगता है कि जीडीपी का रेट अच्छा आएगा। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू चल रहा है, उसके वजह से बॉर्डर पे जो इशू चल रहा है, उसके वजह से चाइनीज एप्स हमने इंडिया में बैन किए थे, वो तो समझ में आता है। पर आपने ये कहा था कि होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जो चाइनीज सर्व हो रहा है उसे बैन करना चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, मैंने बोला था कि जब चाइना ने 1962 में भी भारत को दोस्त दोस्त करके अचानक हमला किया था, तो वो दिन मतलब सभी दुनिया लोग ये जानते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जब चाइना ने इसी तरह का हमारे साथ दो हाथ करने का काम किया था, तब सरकार की तरफ से भी बहुत सारे जो माल उनका इंपोर्ट हो रहा था उस पर पूरा बैन लगाया गया, और मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ चाइनीज होटल है वो चाइनीज होटल पर बहिष्कार डालना चाहिए, और चाइनीज होटल नहीं से शुरू करना चाहिए, उधर दूसरा कुछ शुरू करने का विचार होटल वालों ने करना चाहिए। तो इसी तरह मतलब जो लॉकडाउन में तो पूरे होटल बंद ही थे, तो मैंने एक लोगों की भावना थी कि लोगों के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि भाई चाइना ने अपने को फिर एक बार धोखा दे दिया है, इसीलिए चाइना पर पूरा बाइकआउट डालना चाहिए। उनके अनाज पर अगर दूसरे वस्तुओं पर अगर बाइकआउट डाल दिया है तो अनाज पर क्यों नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई ऐसे होटल को अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको बंद करना चाहिए, या सरकार ने भी मतलब उनको लाइसेंस देते हो तो दूसरा लाइसेंस दे देना चाहिए, ना कि चाइनीज होटल का लाइसेंस दे देना चाहिए। तो मैंने मेरी भावना व्यक्त की थी कि चाइना के खिलाफ हमारी भावना एक मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए मैंने चाइनीज खाने पर भी बहिष्कार डालो ये मैंने बताया था, राधिका जी। आप मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही भयानक एक हादसा हुआ था। एक दलित महिला का गैंग रेप हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली शी डाइड टुडे। दिल्ली में उनकी डेथ हो गई। तो क्या लगता है आपको कि आप किस तरीके के रिफॉर्म्स लाना चाहेंगे और किस तरीके के लॉज आप चाहते हो कि इम्प्लीमेंट होने चाहिए? बिकॉज एक निर्भया का इंसिडेंट हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए था, भले ही वो कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, पर हमारे लिए इट शुड हैव बीन अ लेसन। पर उसके बावजूद ऐसे घटना होते आ रहे हैं उसके बाद। हाँ, तो जो आपने बताया कि 14 दिन पहले एक हाथरस के दलित लड़की पर मतलब गैंगरेप हुआ था, और उसके बाद वो कुछ दिन पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो एडमिट थी दिल्ली में, तो आज उनका मतलब देहांत हुआ ऐसी खबर आई है। तो ये घटना बहुत बड़ी गंभीर है, बहुत बड़ी दर्दनाक है, जितना निषेध करना चाहिए उतना निषेध करने वाली है। और इसी तरह आपने देखा है कि निर्भया हत्याकांड भी हुआ था, तब भी मतलब वो कई दिन तक वो अस्पताल में रही, लेकिन आखिर में उनका भी डेथ हुआ था। उसी तरह मतलब हमारे दलित लड़के पर इसी तरह का अत्याचार हुआ, जगह जगह पर दलितों पर अत्याचार होते रहते हैं, कोई भी राज्य हो वहाँ दलित पर अत्याचार होते हैं, और हमारे नौजवान लड़की पर अत्याचार हुआ और उनकी आज डेथ हुई है। मैं 3 तारीख को 2 दिन के बाद ही मैं जाने वाला हूँ लखनऊ, वहाँ मैं मुख्यमंत्री साहब को भी मिलने वाला हूँ, गवर्नर साहब जो है उनको भी मैं मिलने वाला हूँ, और मुख्यमंत्री जी के पास, योगी आदित्यनाथ जी के पास मेरी मांग ये होगी कि जल्दी जल्दी मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस जानी चाहिए, और 6 महीने के अंदर इसका जजमेंट आना चाहिए, और जो आरोपी है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो इसी तरह की मांग मैं उनके पास करने वाला हूँ। उनके फैमिली को 10-15 लाख रुपए की मदद भी मिलनी चाहिए, ये भी मांग मैं उनके पास करने वाला हूँ। और पूरे यूपी के दलितों को संरक्षण देना चाहिए सरकार ने, ये भी मांग मैं उनको करने वाला हूँ। उसी तरह मतलब जो हुआ है ये बहुत बड़ा गलत हुआ है, हमारी शर्मनाक घटना घटी है, और इसका मैं तीव्र निषेध शब्दों में निषेध करता हूँ। और इसी तरह का अत्याचार किसी पर भी ना हो, किसी महिला पर ना हो, इसीलिए इसके लिए सरकार ने उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और इसी तरह का मतलब जो ऐसा हो रहा है आजकल, नीतिमत्ता एकदम मतलब पूरी जा चुकी है, बहुत सारे लोग मतलब नीतिमत्ता को छोड़कर
गलत दिशा से आगे जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो घटना घटी है ये बहुत बड़ी गंभीर है। मैं इसका धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ, और उनकी फैमिली को भी मैं 4-5 दिन में मैं मिलने वाला हूँ, और हाथरस में जाकर, और उनको हमारी पार्टी की तरफ से भी हम कुछ मदद भी करेंगे, और उनके पीछे हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी खड़ी रहेगी। बीएमसी ने जब कंगना रनौत का जो ऑफिशियल वो ऑफिस जो है वो पार्शियली डिमोलिश किया था, तो आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, आप उनसे मिले थे, तो क्या उन्हें कोई पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या आपने कोई ऑफर दिया है, या फिर उन्होंने कोई अपनी इच्छा व्यक्त की है? किसको? कंगना रनौत। हाँ, कंगना रनौत को मतलब जब मुंबई में जब शिवसेना ने इसी तरह का निर्णय लिया था कि कंगना को मुंबई नहीं आने देगी, तो मेरी भूमिका ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, न्याय देना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए हमें बाबा साहब ने शिक्षा दी थी, और इसीलिए मतलब बाबा साहब के आदेश के मुताबिक चाहे महिला किसी भी जाति की हो, उनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी थी हमारी। मैं मुंबईकर था, कंगना भी मुंबईकर थी। वो हिमाचल प्रदेश की है, वो मंडी की रहने वाली है, लेकिन अभी वो मनाली में रहती है, कुल्लू मनाली में। और मतलब तो उन्होंने मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बारे में कुछ सही बयान उन्होंने किए थे, ट्वीट किए थे। तो उस पर कुछ मुद्दों पर हम सहमत नहीं है कि भाई मुंबई ये पाक व्याप्त कश्मीर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला के नाते उनको संरक्षण देना चाहिए। इसलिए जब वो मुंबई में आई थी, तब रिपब्लिकन पार्टी ने एयरपोर्ट में जाकर उनका संरक्षण करने का निर्णय ले लिया था, और मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर चले गए थे। उसी तरह मैंने कंगना को सपोर्ट किया था, और कंगना पार्टी में आने के बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया है। लेकिन कंगना अगर किसी पार्टी में आरपीआई या बीजेपी में आती है तो उनका तो स्वागत किया जाएगा। लेकिन शायद वो अभिनेत्री है, वो बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत बड़ी एक्टिव है, और वो किसी पार्टी में अभी एकदम जाएगी ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने अपना करियर जो है, अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा बनाना है, तो वो उधर ही काम करेगी तो अच्छा है। पार्टी में आने से कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए और पार्टी के बारे में मैंने कोई उनके साथ चर्चा नहीं की है, राधिका जी। आपने कोरोना वायरस के लिए आपने भगाने के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन आपने दिया था, गो करुणा गो, तो उससे कोरोना वायरस गया तो नहीं है पर बढ़ गया है इंडिया में, तो क्या आपने कोई नया स्लोगन बनाया है? नया स्लोगन तो मतलब मैंने बोला था 20 फरवरी 2020 को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताजमहल होटल के पास मैंने एक प्रोटेस्ट किया था, रैली निकाली थी, और वो रैली थी कैंडल मार्च था। और उस कैंडल मार्च में मैंने घोषणा दी थी कि गो कोरोना गो, कोरोना कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना गो, कोरोना कोरोना गो, कोरोना गो। अभी मैंने गो कोरोना का नारा दिया था, तब यहाँ बहुत कम संख्या थी, मतलब भारत में बहुत कम संख्या थी तब। लेकिन बाद में ये कारवा बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में 75,000, 80,000, 85,000, 90,000, 95,000, 97,000, यहाँ तक मतलब रोज के आंकड़े आ रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है, तो कोरोना बढ़ ही रहा है। इसीलिए अभी मेरा नारा ये है कि भाई जब मैंने दे दिया था गो कोरोना का नारा, तब जाग गया था भारत सारा। जब मैंने दे दिया था गो कोरोना का नारा, तब जाग गया था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी है विकास करने वाला, देश में विकास करने वाला, चमकने वाला सारा, विकास का चमकने वाला सारा, और हम बजा देंगे कोरोना के 12। तो कोरोना के 12 बजाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और अभी गो कोरोना के बजाय अभी नो कोरोना, नो कोरोना, नो कोरोना, नो कोरोना, कोरोना नो, कोरोना नो, ये मेरा अभी नारा है, राधिका जी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय। Thank you very much. Thank you so much. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.